अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? द बेस्ट होम बेकर की जानिब से मैं हूँ फ़तून इकबाल और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ हमारी आज की इस क्लास में, जो कि स्पेशल आप सब लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की है। और ये क्लास है द क्लासिक वनीला स्पॉन्ज केक की। जी हाँ, ये स्पॉन्ज केक की क्लास स्पेशल आप लोगों के लिए अरेंज की गई है और इसमें आपको पता चलेंगे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग करने की भरपूर कोशिश की है और यहाँ पर रूम टेम्परेचर नॉर्मल 2 अंडे, 2 एग्स लिए हैं, जो कि आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएँगे। जी हाँ, देसी अंडे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ार्मी अंडे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, 2 अंडे और ये आप मेरे सामने पड़ा हुआ देख सकते हैं हैंड विस्क। जी, तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए आज वीडियो बनी है जिनका कहना था कि उनके लिए बीटर का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, सम टाइम बीटर अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या हम केक बना सकते हैं? जी, बिल्कुल। आज का ये सारा केक मैं आपके सामने हैंड व्हिस्क से बनाऊँगी और ये मेजरिंग कप्स आप देख सकते हैं कि ये मेजरिंग कप्स तकरीबन हर शॉप पे अवेलेबल होते हैं और किसी ने मुझे कहा था कि ग्राम्स में नहीं, आप मुझे मेजरिंग कप से बताइएगा कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। तो ये जो येलो कप है, ये हाफ कप को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये हाफ कप को जो रिप्रेज़ेंट करेगा, तो इसमें सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे हाफ कप। अच्छा, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, मुझे चीनी कम पसंद है, तो मैं कम ऐड करती हूँ और हल्के हाथ से ऐड करनी है, एकदम से सारी नहीं डाल देनी और इसको अच्छे से विस्क करेंगे। जब आप रूम टेम्परेचर एग्स में चीनी मिक्स करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स होती है और कोशिश करें कि जितने भी इंग्रीडिएंट्स आप डालते हैं अपने केक में, तो वो सब रूम टेम्परेचर में हो, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया और हैंड विस्क से ये करी। जी, आपका अपना ज़ोर-ए-बाज़ू है, जिस कदर आप मेहनत से काम कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर हैंड बीटर अवेलेबल नहीं है, तो आप हैंड विस्क से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी मेहनत है। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर एग्स को आपने शुगर के साथ, क्योंकि मैं कम मीठा पसंद करती हूँ, तो मैंने कम चीनी डाली है। आप लोग हाफ़ कप से थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। याद रखिएगा, फुल कप चीनी नहीं डालनी है, इससे आपका केक जो है ना, वो ख़राब होने का खदशा ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाला है और ऑयल की क्वांटिटी भी मैं हाफ़ कप रखूँगी। क्योंकि मुझे लाइट वेट स्पॉन्ज पसंद है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको डेंस केक पसंद है, अगर आपको रिच फ्लेवर पसंद है, यानी कि केक खाने के बाद लेयर्स केक की तरह एक हैवी-हैवी फीलिंग आए, यानी कि 1 चम्मच केक से ज़्यादा आपसे खाने ना हो, तो आप इसमें बटर यूज़ कर सकते हैं। बटर के साथ भी ये मामला है कि उसको रूम टेम्परेचर में आप यूज़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर होनी चाहिए आपके तमाम इंग्रीडिएंट्स। ऑयल डालने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने शुगर और 2 एग्स को अच्छे से बीट किया है और अब ऑयल मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ऐड करती जाऊँगी, ठीक है? अब हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से विस्क करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि इसका एक फ़ोमिक टेक्सचर बनना शुरू हो गया है और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई हैंड बीटर यूज़ नहीं हुआ। इट्स ओनली हैंड विस्क, जो कि ईज़िली हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। कांटे से अगर आप बीट करना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली मेहनत ज़्यादा लगेगी, सो अवॉइड कांटा और कोशिश करें कि विस्क तो आपके पास लाज़मी हो। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपने बेकिंग की बेसिक्स सीखनी है, तो आपके पास बेसिक टूल अवेलेबल हों। मिसाल के तौर पे ये मेजरमेंट कप्स, बोल, डिफरेंट टाइप के स्पैचुलास, विस्क और एक अदर टर्न टेबल, लेकिन वो एडवांस में आ जाता है। ठीक है, तो वनीला स्पंज केक का सबसे मज़ेदार इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन ज़ेस्ट और लेमन के कुछ ड्रॉप्स अगर आप वनीला के बैटर में डालते हैं, और याद रखिए कि लिक्विड बैटर में डालना है। इससे क्या होता है कि फ्लेवर एनहांस होता है, एक टैंगीनेस आती है, जो कि वनीला स्पॉन्ज केक की ख़ासियत है, ठीक है? आप देखेंगे कि इसको मैं मुसलसल बीट किए जा रही हूँ, बहुत मेहनत तलब काम है भई, ठीक है? और साथ-साथ सफाई भी होनी चाहिए, साथ-साथ क्लीनलीनेस भी होनी चाहिए और आपको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा होता रहेगा साथ-साथ कि जब आप इतना इसको विस्क करेंगे, तो चीनी के छोटे-छोटे ज़र्रे भी जो है ना, वो बाकी नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ था? ओह हाँ, यहाँ पर हमने ओवन सेट किया था और ओवन का टेम्परेचर मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्री हीट के लिए इसको मैंने
70 डिग्री पे रखा है और ऊपर वाला रॉड ऑन करने के बजाय मैंने नीचे वाला रॉड ऑन किया है, ठीक है? नीचे वाले रॉड ऑन करके और तकरीबन 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करेंगे ओवन को, ठीक है? तब तक हम यहाँ पे जो है ना दोबारा से इसको विस्क करेंगे, क्योंकि जब आपके पास हैंड बीटर होता है, यहाँ पे ये बात वाक़ई मेंशन करना चाहूँगी कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होता है तो वो एक फ़ोमी टेक्सचर आपका काफ़ी देर तक कायम रहता है। लेकिन अगर आप हैंड बीटर से, हैंड विस्क से काम कर रही हैं, तो आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर वो थोड़ी देर आप बाहर उसको रखेंगे, तो आजकल का जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, उसकी वजह से इंग्रीडिएंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि उसका फ़ोमी टेक्सचर जो है ना, वो कायम-दायम रहे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं भी बड़े ज़ोर-शोर से इसको बीट कर रही हूँ आपके सामने। तब तक ओवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। हमने इसमें अभी तक 2 अंडे, ऑयल, चीनी और लेमन ज़ेस्ट और लेमन का थोड़ा-सा अर्क डाला है, ठीक है? फ्रेश लेमन भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप लेमन का अर्क भी ले सकते हैं, ठीक है? एसेंस। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे, आप स्पून देख सकते हैं, इसको हाफ टी स्पून कहते हैं। हाफ टी स्पून हम यूज़ करेंगे वैनिला एसेंस। अगर आपके पास वैनिला एसेंस मौजूद नहीं है, तो आप लेमन एसेंस से काम चला सकती हैं और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो आप कोई और एसेंस बीच में डाल सकती हैं। लेकिन एसेंस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप एसेंस इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके स्पॉन्ज में से अंडों की बहुत गंदी स्मेल आएगी, ठीक है? तो वो अंडा जो है इस तरह का कुछ बिहेव करता है कि आपका स्पॉन्ज जो है वो खाने के काबिल नहीं रहता। सही। तो आपके पोलिंग में भी ये था कि सब्स्टिट्यूट आप चीज़ों का बताते रहें, तो ऑयल का सब्स्टिट्यूट बटर भी है और इसके अलावा अगर आप एग्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं, एग्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने तमाम वेट इंग्रीडिएंट्स को अलग से बीट किया है और यहाँ पर अब मैं तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अलग एक बोल में छान लूँगी। आपने ये ज़हन में रखना है कि जितने भी इंग्रीडिएंट्स आपने यूज़ करने हैं और वो ड्राई हैं, तो आपने इनको छानना ज़रूर है, ठीक है? आप एक छलनी ले लें, आपके घर में मौजूद जो भी छलनी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि मैंने भी तमाम वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि ऑलरेडी घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पर्पल होता है ना कप, इसका मतलब होता है 1 कप। ये येलो वाले से 1 साइज़ बड़ा होता है, यानी कि हाफ साइज़ बड़ा होता है। तो येलो वाला हाफ कप है, ये 1 कप है। और आप देखेंगे कि मैं मैदा किस तरीके से डाल रही हूँ कि वो बहुत भर-भर के नहीं आया है, ऐसे खुला-खुला करके मैदा डाला है ताकि आपकी मेज़रमेंट्स ठीक रहें। तो ऑलमोस्ट 1 कप जो है वो मैदा लिया है और उसको आपने छानना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनें, ताकि इसमें लम्प्स ना बने। आप जब भी बैटर को बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें छोटी-छोटी गुठलियाँ आती हैं और बाद में वो जब चीज़ बेक हो जाती है ना, उसके बावजूद भी वो मुँह में आ रही होती है और ख़राब हो रही होती है। तो ठीक है जी, हमने यहाँ पर ले लिया 1 कप मैदा और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैं सिर्फ़ बेकिंग पाउडर डालूँगी, बेकिंग सोडा का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसकी एक बहुत ख़ास वजह है और वो वजह है लेमन ज़ेस्ट या नींबू का रस भी। क्योंकि जब नींबू का रस और बेकिंग सोडा आपस में उनको हम मिलाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, केमिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें। अभी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, यानी कि 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ये टेबलस्पून उसी कप्स के साथ की है, मेजरिंग कप्स के साथ की है जिनका मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हूँ चीनी में, ऑयल में और मैदे में। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वनीला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें एक ऐसे केमिकल रिएक्शन से गुज़रना पड़ता है, जिसके साथ अगर हम लेमन को बेकिंग पाउडर के साथ कंबाइन करेंगे, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बनता है, जिसमें उसको राइज़ होना, उसको सॉफ्टनेस मिलना, उसके लिए कह लें कि फ्लेवर को एनहांस करना बहुत मज़ेदार साबित होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तकरीबन लोग कहते हैं कि 1 टेबलस्पून आप बेकिंग पाउडर आराम से डाल दें, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। क्योंकि समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट से भी और सम होम बेकर्स भी ऐसा करते हैं कि मेजरमेंट्स के हिसाब से वो चुन-चुन के बेकिंग पाउडर जो है वो डाल देते हैं और बाद में वो केक स्पॉन्ज खाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बेकिंग पाउडर का टेस्ट आता है, आपके गले में वो चुभता है। तो आई विल गो विथ हाफ टेबलस्पून, मैं हाफ टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि
वेट इंग्रीडिएंट्स और ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मैं आपस में मिक्स करूँगी और वेट इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करने से पहले भी एक स्टर बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप देखेंगे कि चीनी और हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मिल चुकी है और चीज़ें ज़ाया नहीं की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मैं अपने स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए जो बाकी भी बैटर है उसको स्क्रैप कर लूँगी, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अभी तक इस चीज़ में क्या-क्या चीज़ें डाली, यानी कि 2 एग्स हो गए, हाफ कप ऑयल हो गया, हाफ कप चीनी हो गई, ठीक है? वनीला एसेंस हो गया, 1 टीस्पून, उसके बाद हो गए, क्या डाला था? हाँ, लेमन ज़ेस्ट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, इसको नहीं भूलना। और ड्राई इंग्रीडिएंट्स में आपका था मैदा, बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है? ये तीनों चीज़ें हैं और आपने यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसको ऐसे ही मिक्स करना है, यहाँ पे कोई जल्दबाज़ी नहीं दिखानी, कोई विस्क यूज़ नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि ये सारा केक विदाउट हैंड बीटर, आई मीन इलेक्ट्रिक हैंड बीटर यूज़ हुआ है, ठीक है? सारा केक ऐसे ही बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं और अगर नहीं है और आप बेकिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए बना रही हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है या कहीं पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो काइंडली काइंडली मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा, बातों-बातों में भूल गई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है ताकि बैटर को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें, वो बहुत थिक हो जाता है। तो मैंने इसमें हाफ कप से भी थोड़ा कम रूम टेम्परेचर दूध लिया और उसको मैंने बैटर के अंदर मिक्स किया, इससे आपका बैटर जो है वो ना वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है? अब आप देखेंगे कि घर में ही एक पैन मौजूद था, मैंने साइज़ की परवाह नहीं की क्योंकि ये स्पेशल जो है वो मैं अपने लिए केक बना रही थी और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बैठे-बैठे शौक हो जाता है कि आपने केक खाना है, चाय के साथ खाना है, तो दैट्स व्हाट हैपनिंग इज़ हियर। अम, हम यहाँ पर ऑयलिंग कर रहे हैं, इसको ग्रीस कर रहे हैं, ठीक है? आप देखेंगे कि पैन को मैंने जस्ट ग्रीस किया है और उसमें मैंने बाकी बैटर डाल दिया है, ठीक है? आपने स्पैचुला की मदद से सारा बैटर जो है वो अपने पैन में डालना है। याद रहे कि पैन को आपने ग्रीस लाज़मी करना है, ग्रीस किए बगैर अगर आप पैन में बैटर डालेंगे तो फिर उसका अल्लाह हाफ़िज़ है। आप को पहले चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने किसी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया। बटर पेपर इज़ रियली इम्पोर्टेंट लेकिन इन फ्यू थिंग्स, ठीक है? तो प्री हीटेड ओवन जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है ना वो अपनी एडजस्टमेंट में पहुँचा है तो हमने अपना बैटर जो है वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? सांचा हमने इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसका टेम्परेचर आपके सामने अगेन सेट करेंगे ताकि जिनको टेम्परेचर का इश्यू होता है वो भी देख लें। यहाँ पर टाइमर सेट किया मैंने 40 मिनट्स। अच्छा, 40 मिनट्स मेरा सेफ टाइम है। 40 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉड जो है ना वो नीचे वाला ऑन किया गया है, ऊपर वाला रॉड ऑन नहीं है और अगर आप थोड़ा-सा ऊपर ध्यान देंगे तो 170 डिग्री पे मैंने इसका टाइमर सॉरी इसकी जो हीट है वो मैंने रखी है, ठीक है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इसको रखते हैं तो इसके जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? आपने ये माइंड में रखना है कि आपने इसको जब टाइमर लगाया है तो आपने 40 मिनट्स तक मेरा सेफ ज़ोन है आप 35 मिनट्स अपने माइंड में रख सकते हैं, 40 भी रखें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन तब तक आपने इसका दरवाज़ा नहीं खोलना है। आपने बेसब्री नहीं दिखानी, बार-बार आपने इसको खोल के चेक नहीं करना है वरना आपका केक खराब हो जाएगा। यहाँ पे टाइमर ख़त्म हुआ है और 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको केक को चेक किया और ये केक बिल्कुल ठीक था। ओके, 40 मिनट्स के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि केक हल्का-फुल्का कच्चा रह जाता है, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा उसको ओवन में डालें और दोबारा से उसको 10 से 15 मिनट दे दें और वो केक जो है आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मज़ेदार बात ये है कि समटाइम्स 40 मिनट के अंदर भी केक तैयार हो जाता है। और कैसे पता चलता है कि केक तैयार हो रहा है या नहीं? आपको ओवन से भी पता चल जाएगा। अगर वो अच्छे से राइज़ कर रहा है तो उसका मतलब है कि आपने तमाम इंग्रीडिएंट्स बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सही से परफेक्ट आपने अप्लाई किए, सब आपने बिल्कुल ठीक डाला, सब बिल्कुल अच्छे से किया, ठीक है? ये अब आपके सामने एक छोटा-सा फ़ॉक टेस्ट है और देखें जी ये बिल्कुल साफ-सुथरा होके सामने आ गया, इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक बना है। अब इसको ठंडा होने के बाद हम डीमोल्ड करेंगे।
इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ठंडा किए बगैर आपने बेसब्री दिखाई, तो फिर समझें कि आपका काम तमाम। ये देखिए जी, ये शहज़ादा निकल आया। अब हमने इसको रखा है, ठंडा होने के लिए रखा था, तो ऑलरेडी ये ठंडा था। तो अब हम इसको काट के देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी लग रही है। ओह! लुक एट दिस। वनीला स्पॉन्ज केक एक्चुअली मेरा फ़ेवरेट है, पर्सनल फ़ेवरेट। ये मिनटों में तैयार हो जाता है। ख़ैर मिनटों में तो नहीं होता, लेकिन हाँ, झटपट तैयार हो जाता है और आप देख सकते हैं कि इसको देखते ही दिल कर रहा है कि इसको बंदा खा जाए। यस, चाय के साथ आपके कोई मेहमान आने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बेकिंग की बेसिक चीज़ ही वनीला स्पॉन्ज केक है। ज़रा इसको चेक करें आप। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो और मेरे फॉलोअर्स के लिए वनीला स्पॉन्ज केक की सिग्नेचर रेसिपी मैंने यहाँ पे पोस्ट की है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ की क्वांटिटी और उसका मेथड आसानी से मिल सकता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो उसको सेव कर लें। नोट्स बनाना मत भूलिएगा। आप बार-बार इस वीडियो को रिपीट पे देख सकते हैं और इसके अलावा आप मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो कि आपने पूछने हैं और यकीनन बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इसमें कोई मसला-मसाइल है, तो आप लाज़मी मुझसे शेयर कीजिएगा क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है और क्या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।